दोस्तों आज आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और हम आज मौजूद है दिल्ली में। और दिल्ली में ऐसे एक शख्स के साथ हम बैठे हुए हैं जिनका काम समाज सेवा के साथ जुड़ा होना और बहुत सारे यूथ के साथ काम करना। और ऐसी शख्सियत ना केवल अपने नाम से परिचित है और अपने कार्य से बहुत सारे जगह पे फेमस है, वो काम करते हैं। न सिर्फ़ अपने स्थान पे नहीं, दिल्ली पे नहीं, देश के अलग-अलग प्रांत में, देश के अलग-अलग सीमा प्रांत में भी उनका कार्यभार रहता है और मेनली वो सोशल वर्क से जुड़ा हुआ है। और आइए हम सभी उनसे मिलते हैं। हमारे साथ हैं मोहित शर्मा जी। मोहित शर्मा जी, आपको बहुत-बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। मैं फ़िलहाल आपको एक सवाल मैं बोलना चाहता हूँ। आपका जो संस्था है, संस्था का नाम क्या है? और ये संस्था क्या ऐसे कार्य करते हैं? इस क्षेत्र में आप थोड़ा-सा संक्षिप्त में बताइए, आपका परिचय दीजिए। सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं मोहित कुमार शर्मा, प्रतिष्ठा युवा संगठन का संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं करीब 25 वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्रों में जुड़ा हुआ हूँ। शुरुआत हमने स्कूल टाइम से ही कर दी थी। स्कूल के टाइम जब हम पढ़ते थे तो हम देखते थे कि कुछ बच्चे जो पहले होटल वगैरह के पास जाते थे और वहाँ पे जो रोटी लोग डाल देते थे उसको निकाल के खाते थे। तो हमारे मन में स्कूल टाइम से ही ऐसा विचार आया कि कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए और शुरुआत हमने प्रेरणा संकल्प नाम से रखी थी, पर प्रेरणा संकल्प पहले से होने की वजह से फिर उसका नाम हमने अनुभूति रखा और अनुभूति भी नाम होने की वजह से लास्ट में हमें प्रतिष्ठा युवा संगठन, जो कि 2010 के अंदर ये रजिस्टर्ड हुई संस्था, हमने शुरुआत करी। ओके, तो आपका संगठन का नाम है प्रतिष्ठा युवा संगठन। तो आपने जो जिस समय में आपने सोचा है कि ये संगठन से आप बनाइए, समाज के कार्य करने के लिए, वो करीबन आपका साल कितना उम्र था जब आपने ये संस्था का शुरुआत किया था? देखिए, संस्था की जो शुरुआत करी थी, तब तो कहना मुश्किल है क्योंकि 25 साल से आप मान लीजिए कि स्कूल टाइम के अंदर हो रही होगी 16 साल के आसपास, ठीक है? और तब से हमने कई सारी संस्थाओं में वो काम करा है। साथ ही में नेहरू युवा केंद्र, जो कि आज माई युवा भारत के नाम से जाना जाता है, उसके अंदर एक वॉलंटियर के तौर से जुड़ा था। उसमें फिर नेहरू युवा साथी रहा, एनवाईसी रहा, फिर यूथ लीडर रहा, स्किल्ड वर्कर रहा, प्रोग्राम ऑफिसर रहा, मतलब कई सारे पदों पे रहने के बाद साथ ही फिर मैंने मीडिया के उस प्रभारी के रूप में भी काम करा। अच्छा। तो जर्नी काफ़ी लंबी है और इस जर्नी के अंदर 2014 के अंदर स्टेट अवार्ड भी मुझे मिला। अच्छा। तो आप स्टेट अवार्ड से भी नवाजा गया है भारत सरकार के नेहरू युवा संगठन के द्वारा, जो मिनिस्ट्री के अंदर चलता है, मिनिस्ट्री यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। और बहुत अपने कार्यभार से आपने बहुत युवाओं के साथ आपको मिलने का मौका मिला, देश विदेश से बहुत सारे युवाओं के साथ। आप जब उनसे मिलते हैं तो क्या आपको लगता है युवा के अंदर क्या ऐसी स्पिरिट है जिसके आपको लगता है कि युवा के साथ हमको मिलना चाहिए? और उसके अंदर क्या ऐसी भी चीज़ है जिसको आप चाहते हैं कि ये चीज़ उसका डेवलप होना चाहिए, जो अभी भी लैकिंग है? तो आप कुछ बोल पाएँगे? युवा के साथ मिलने के बाद आपको क्या फ़ील होता है? और कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसको आप चाहते हैं कि उसका डेवलप होना चाहिए? बेसिकली आजकल देखा जाए हर युवा ये चाहता है कि मुझे कहीं न कहीं कुछ फ़ायदा मिले और फ़ायदा जब ही मिलेगा जब आप उसके लिए एक्सपीरियंस आपके पास हो। क्योंकि बिना एक्सपीरियंस के कोई भी कार्य आप जब तक नहीं करते हैं, तब तक आपका जो एक्सपीरियंस है, वो काउंट नहीं होता है ओके। और बिना एक्सपीरियंस के आप आगे कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो मैं हर युवा से यही आग्रह करूँगा कि अगर आप समाज सेवा करना चाहते हैं या कोई भी काम करना चाहते हैं, पहले उस चीज़ की आप जानकारी लें। क्योंकि होता क्या है कि हम ये सोचते हैं समाज सेवा बेकार है, इसमें कुछ नहीं है। पर मैं आपको ये बता दूँ, जब मैंने शुरुआत करी थी, मुझे बोलना भी नहीं आता था और नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से ही जब मैंने बोलना चालू करा, आज मैं कई जगह पे जब अपनी स्पीच देने जाता हूँ, तो उसके लिए मुझे जिस जगह भी जाता हूँ, वो ऑर्गनाइज़ेशन मुझे पे करती है। तो आपकी स्किल ही आपका जो अनुभव है, आपका जो वेतन है, वो तय कर सकती है। तो ओके। मैं सभी युवाओं से यही आग्रह करता हूँ कि अगर आप समाज सेवा या किसी भी कार्य में जाएँ, पहले उस चीज़ के लिए स्किल डेवलप ज़रूर करें और ये ना सोचें कि हमें क्या मिलेगा।
ओके। सबसे पहले ये जो प्रयास करें कि हमें जानकारी क्या मिलेगी, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं और कैसे उसको डेवलप करके अपने को तैयार कर सकते हैं। ओके। हालाँकि मोहित जी अपने बातों से बता रहे थे कैसे उन्होंने जुबा के साथ मिले हैं और जुबा के अंदर बहुत सारे स्किल डेवलप होना चाहिए, जिसके माध्यम से आज वो देश के नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी अपना नाम दिखा सकते हैं। और मोहित जी ऐसे हज़ारों युवाओं से मिलते हैं, प्रेरणा का स्रोत है। और फ़िलहाल आप मेरे पीछे एक तस्वीर है जिसमें लिखा हुआ है, मोहित जी मैं अगर गलत ना कहूँ, उसमें है कि 15वां आदिवासी युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम, तो उसमें आपने भागीदारी किया है। तो उसमें बहुत सारे आदिवासी क्षेत्र से हमारे देश के अलग-अलग प्रांत से बच्चे लोग आए हैं, युवा आए हैं। तो ये जो कार्यक्रम रहा, उनमें से कुछ यादगार पल आपको आप अगर साझा करना चाहते हैं आज के इस संकुल में, क्या ऐसे कुछ पल आपको अभी भी याद आते हैं? अभी भी लगता है कि ऐसे क्षण आप मिस करते हैं, ऐसे और कार्यक्रम होना चाहिए? देखिए, जो युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम की बात करी जाती है, ये बेसिकली आदिवासी युवा का आदान-प्रदान कार्यक्रम है और ये गृह मंत्रालय और नेहरू युवा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में चलता था। इसमें जो बच्चे आते थे, वो बेसिकली नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों से होते थे और उन बच्चों के साथ रहना, उनके साथ उठना-बैठना और कई सारी जो गतिविधियाँ करना, उससे हमें कई सारी चीज़ों को जानने को ओके, मिला उनको। ओके, साथ ही हमने ये देखा कि क्या-क्या उनकी समस्याएँ रहती हैं क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अंदर बच्चे पढ़ने नहीं जा सकते, उनको कई तरह की रोक-टोक रहती है। वो उन बच्चों को यहाँ पे लाना, उनको मोटिवेट करना और मेरा तो एक परिवार जैसा माहौल उनके साथ तैयार हुआ ओके। कि आज भी देखा जाए तो वो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं और वो अपनी कहीं न कहीं बातें शेयर करते हैं। उनके साथ कई प्रकार की जानकारी हमने आपस में साझा भी करी है और हुँ। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। हाँ, सही है, आपने बहुत सारे कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपने बहुत सारी चीज़ों के साथ अपना समय बिताया है। तो हालाँकि ये बहुत एक्सपीरियंस का बात है, आपने बहुत कुछ सीखा है उनसे। सो हम साझा जब कर रहे थे कार्यक्रम के बारे में, आपने बहुत सारे बच्चे से मुलाकात किया है। तो हालाँकि ऐसी स्थिति आपके बहुत सारे कार्यक्रम में आप जुड़े रहे, बहुत सारे नेशनल इंटीग्रेशन कैंप रहा, आपने बहुत सारे संस्था के साथ मिल के आपने ऐसे कैंप का आयोजित किया। तो आज जो लगता है कि कोविड के समय काल से हम लोग जैसे घर में बंद रह गया, हुँ। लोग आज घर से बाहर जाने के लिए डरते भी थे कोविड के समय काल में। तब जो गैपिंग तैयार हुआ है कि लोगों से मिलना, जो हम लोग सोशल मीडिया के ऊपर आधारित ज़्यादा हो गया, ना केवल समाज के प्रति लोगों से मिलना, एक-दूसरे का कल्चर को सीखना, जानना। तो इस जगह पे खड़े होके आपको क्या लगता है और भी ऐसे कैंप होना चाहिए? इस कैंप से हम लोग और ज़्यादा जुड़ना चाहिए। आपका क्या उसके प्रति आपका एक विचार होएगा ऐसे कैंप के लेकर? देखिए, ऐसे कैंप से युवा को कई सारी जानकारियाँ मिलती हैं, उनको अपने अंदर डेवलप करने का मौका मिलता है। इस समय जो मेरे साथ है जब से ये ट्राइबल यूथ एक्शन प्रोग्राम चालू हुआ तब से आज तक 17 कैंप हो चुके हैं और 17 कैंप के जितने भी अब तक यूथ हैं वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज उन युवाओं में से कुछ बच्चे एमएससी कर चुके हैं, कुछ बच्चे सीआरपीएफ में भर्ती हो चुके हैं। कहीं न कहीं उन्होंने अपने आप को डेवलप करा है। जहाँ से वो बच्चे 10वीं या 12वीं भी नहीं कर पाते थे, आज वो एमएससी कर रहे हैं, आज वो सेना में भर्ती हो रहे हैं। तो एक कह सकते हैं कि वो राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ने का जो हमारा काम था, वो सफल रहा और हमारा यही प्रयास है कि ऐसे युवाओं को ज़रूर हम संगठित करें, उनके लिए कुछ कार्य करें। अभी हम प्रतिष्ठा युवा संगठन के माध्यम से विचार कर रहे हैं कि ऐसी ही 10 प्रतिभाशाली जो लड़कियाँ हैं आदिवासी क्षेत्रों की, उन लड़कियों को हम छात्रवृत्ति दें और एक राष्ट्रीय स्तर का भाषण प्रतियोगिता भी हम आयोजित करने जा रहे हैं। तो हमारा एक प्रयास यही रहेगा कि उन बच्चों को हम दिल्ली लाएँ और उनको यहाँ पे छात्रवृत्ति के साथ-साथ उनको ऐसी गतिविधियों से जोड़ें जहाँ से उनका डेवलप हो सके और वो अपनी एक क्षेत्रों में क्या राज्य में, जिले में और राष्ट्रीय स्तर पे अपनी एक पहचान बना सकें। पहचान बना सकें। हाँ, हालाँकि हम लोग बहुत सारे समाज के अंदर बहुत सारे कठिनाई को देखते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम जो क्रिएट होता है। आज के ज़माने में यूथ जो होते हैं, आप यूथ क के साथ काम करते हैं, बहुत सारे नशा गतिविधि से जुड़ा
पाते हैं। बहुत सारे यूथ भटक जाते हैं 12वीं के बाद, 10वीं के बाद अपना पढ़ाई छोड़ के नशे के प्रति आशिक्त हो जाते हैं। आपने खेल मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स स्पोर्ट्स के साथ भी आपने काम किया। खेल-कूद में और ज़्यादा क्या आप चाहते हैं कि खेल-कूद में और ज़्यादा प्रगति हो, उसमें आए बच्चे लोग? क्या ऐसे मूलभूत चीज़ें हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आते हैं, उनको फेस करना पड़ता है? कैसे ऐसे प्रॉब्लम है जिसको हम दूर करके हम उसको भी प्रगति के साथ जोड़ सकते हैं, उसको भी मुख्य धारा के साथ जोड़ सकते हैं? आपका क्या ऐसे 1-2 सजेशन रहेगा कि खेल-कूद में भी बच्चे आए, ना केवल पढ़ाई-लिखाई में हो, खेल-कूद में उसके बच्चे आने का क्या ऐसे प्रॉब्लम है क्रिएट होता है आज के ज़माने में? देखिए बेसिकली क्या है कि जब हम खेल-कूद की बात करते हैं, तो आज का देखा जाता है क्रिकेट की तरफ जो युवाओं की रुचि ज़्यादा रहती है। पर इसके अलावा भी हमारे कई सारे गेम्स हैं, जो बच्चे खेलते हैं पर उनको आगे मौका नहीं मिल पाता। तो मैं भारत सरकार से यही आग्रह करना चाहूँगा कि उन युवाओं के लिए भी सोचें, उन खेलों को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करें, जिससे जो प्रतिभाएँ हमारे देश के अंदर छुपी हुई हैं, वो निकल के बाहर आएँ और उनको भी अपना हुनर दिखाने का मौका मिल सके। बहुत बढ़िया है। आज फिलहाल आज की जो प्रधानमंत्री जी का भी जो कार्यक्रम था मन की बात उन उसमें भी उन्होंने खेल-कूद के बारे में ज़िक्र किया। भारत के अलग-अलग राज्य में जो जो खेल होता है उसका पहचान और उसमें दमखम दिखाने वाले जो साथी हैं उनके बारे में उन्होंने ज़िक्र किया। तो इस चीज़ आपको भी लगता है कि मुख्य धारा में जोड़ने के लिए ऐसे चीज़ों को भी और ज़्यादा प्रकृति के साथ और ज़्यादा महत्वपूर्ण देना चाहिए? और बीच में बहुत ही मैं पर्सनल बातें करूँ तो आप जैसे समाज सेवी है, समाज के साथ जुड़ा हुआ रहते हैं, तो इसमें आप घर में समय कुछ कम दिया जा सकता है क्योंकि समाज सेवा से जो भी जुड़े होते हैं, घर में इतना समय नहीं दिया जाता है। तो उसमें आप ऐसे कैसे सँभालते हैं अपने घर में जो बैलेंस है फैमिली के साथ सोसाइटी का भी जो बैलेंस आप अपना कार्यभार वहाँ पर समय देते हैं? क्या सुविधा भी होता है? उसमें क्या आपका प्रॉब्लम भी क्रिएट है? आप कैसे सँभालते हैं? देखिए, बेसिकली जो हम काम करते हैं, उसमें प्रयास यही करते हैं कि फैमिली के साथ अपना बैलेंस बना के रखें, क्योंकि समाज सेवा के साथ-साथ फैमिली भी देखनी ज़रूरी होती है। तो हमने जो अपने सदस्य बना रखे हैं, उनको हम ज़िम्मेदारी सौंपते हैं और उनके माध्यम से ही हम काम बाँट के ही कार्य करते हैं, क्योंकि बिना आप टीम वर्क के कुछ नहीं कर सकते। और मुझे खुशी है कि जो मेरी जो राष्ट्रीय स्तर की जो टीम जुड़ी हुई है, वो मिलके एक अच्छा कार्य कर रही है। सही है। और दोस्तों आज हमारे इस कार्यक्रम के हम अंत घड़ी में आ चुके हैं और आदरणीय मोहित भाई से हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में सुना है। बहुत अच्छा लगा कि एक युवा है जो ऐसे युवा तैयार करना चाहते हैं कि जो लोग समाज के कार्य के साथ और जुड़े और इस देश का राष्ट्र का निर्माण करें। और मैं अंत में एक सवाल के साथ आपको मैं छोड़ना चाहता हूँ। वो सवाल ये है कि आज की स्थिति, आज की जगह पे खड़े होके अब भविष्य में आपका जो संगठन है, वो कौन-सी चीज़ों के प्रति और ज़्यादा कार्य करेगा? आपका कुछ सपना है जो आप करना चाहते हैं, ऐसा कुछ है आपके हाँ, मेरा एक ही सपना है कि आजकल जो माहौल चल रहा है, हम गुरुकुल शिक्षा पद्धति को लेते हुए एक गुरुकुल और एक अनाथ आश्रम या वृद्धाश्रम कह सकते हैं, उसका निर्माण करें, जिससे आने वाली जो पीढ़ी है, उसको हम सशक्त बना सकें, क्योंकि मैंने भी अपनी कुछ शिक्षा गुरुकुल से करी है। तो जो आज की शिक्षा पद्धति है, क्योंकि हमें अपने संस्कारों का ज्ञान नहीं है, हमारे अपने ग्रंथों का ज्ञान नहीं है, क्योंकि आज के समय के अंदर हमें हर चीज़ का ज्ञान ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कहीं किसी के साथ डिबेट करते हैं, तो आपको कम से कम अपने संस्कारों का, अपने ग्रंथों का ज्ञान ज़रूरी है। और ये चीज़ें आपको मूलभूत रूप से गुरुकुल ही उपलब्ध करवा सकते हैं। तो मेरा प्रयास यही है कि हम लोगों को संगठित करें, लोगों को इकट्ठा करें और एक गुरुकुल और जो हम वृद्धाश्रम की कल्पना कर रहे हैं, उसको साकार कर सकें। बहुत बढ़िया, आपका बहुत अच्छा नेक उद्देश्य है। ज़रूर आप उसमें कामयाब होंगे क्योंकि आपके साथ बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो हालाँकि दोस्तों आज के ज़माने में मोहित जी ने जो बातें किया कि गुरुकुल की शिक्षा जिसमें मॉरल वैल्यूज़ के साथ, मॉरल एजुकेशन के साथ हम लोगों को जुड़े होने का मौका मिलेगा और वो चाहते हैं कि समाज के जो भी बच्चे जो ना केवल किताबी रूप से अपने को प्रशिक्षित बनाए और साथ ही मॉरल वैल्यूज़ के साथ भी काम करें।
और बहुत अच्छा हम लोगों के साथ साझापन हुआ। आशा रखते हैं कि आप भी कुछ सीखे होंगे मोहित जी से। तो आपको फिर से एक बार बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका जो भी ड्रीम है फ्यूचर वो सक्सेस हो, हमारे कार्यक्रम से यही हम आशा करते हैं। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सर। सभी को धन्यवाद।